तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अम्ल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ भी लिया था कि अम्ल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जाना जो, हाँ दोबारा हो जाएगी आपका क्लास, दोबारा होगी उसमें, ठीक है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वही आपके अम्ल होते हैं। अम्ल में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और आपको बताई थी, जैसे कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि पानी में मिला देने पर वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। और फिर हमने देखा था दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरा होता है मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, मिनरल वो हैं जो मिनरल्स से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक में हमने कई सारे एग्जांपल्स भी बात करी थी, और मिनरल्स में भी हमने देखे थे 3 एग्जांपल, HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमने बात करी थी अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया के बारे में, और एसिड रेन को भी वहां पर पढ़ा था भाई, है ना। तो ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी शायद आपको हमने लास्ट क्लास में दिया था कि इनमें से किसे रॉयल वाटर यानी कि रॉयल वाटर जो है वो इनमें से किस एसिड को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो रॉयल वाटर के नाम से हम किसे जानते हैं, हम जानते हैं एक्वारेजिया को। एक्वारेजिया यानी कि जो अम्लराज होता है, अम्लराज, उसे ही हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद बढ़ते हैं आज के पार्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस यानी कि क्षार के बारे में। तो जैसे एसिड के बारे में स्टडी किया था प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो अगर बेसिस की बात की जाए, क्षार की बात की जाए, तो क्षार क्या होते हैं, क्या इनके पास प्रॉपर्टीज है, वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है कि अगर आपसे पेपर में कभी भी पूछा जाए कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड दिया जाए, मेटल का ऑक्साइड जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, यानी कि कोई भी धातु का ऑक्साइड अगर आपको दिया जाए, या फिर आपको कोई भी धातु का हाइड्रोक्साइड दिया जाए जैसे NaOH या फिर MgOH का होल ट्वाइस, इस तरह से मेटल का हाइड्रोक्साइड दिया जाए, या फिर आपको कोई भी मेटल का कार्बोनेट दिया जाए, किसी भी मेटल का कार्बोनेट दिया जाए, तो ये इसमें से आपको कुछ भी दिया जाए तो तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, ये आपके बेसिस है यानी कि क्षार है। कोई भी धातु ऑक्साइड फॉर्म में हो, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में हो, तो वो तीनों ही फॉर्म क्या कहलाते हैं, बेस को एक्सप्लेन करते हैं यानी कि क्षार कहलाते हैं। ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं कुछ वन लाइनर प्रॉपर्टीज के पास बेसिस की। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज सिंपल सी हैं, बिल्कुल एसिड की तरह ही, जैसे हमने एसिड पढ़ाया था। सबसे पहले बेस उन यौगिकों को कहा जाता है, क्षार उन यौगिकों को कहा जाता है जो पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, जो H+ आयन देता था वो एसिड, लेकिन जो OH- आयन देता है पानी में घुलकर, उन्हें क्षार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास मान लीजिए NaOH है, ठीक है। आपने इसको पानी में डिजोल्व किया, तो पानी में घुलते ही ये क्या देगा, सोडियम को अलग कर देगा और OH को अलग कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, सिंपल सा ये बेस है। NaOH क्यों बेस है, क्योंकि उसका लॉजिक है कि उसने पानी में घुलकर H+ आयन OH- आयन आपको दिया है, और OH- आयन अगर दे दिया है तो वो क्षार कहलाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी, क्षार वो कंपाउंड है जो पानी में डिजोल्व होकर OH- आयन देता है। दूसरा, जो पानी में तो पूरी तरह से घुल जाता है, जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हैं, उन्हें एल्कलाइंस कहा जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, एल्कलाइंस कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना। तीसरा, बिटर इन टेस्ट यानी कि स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद उनका कड़वा होता है, अगर आप टेस्ट करेंगे तो कड़वे लगेंगे आपको। ये क्या कहते हैं, रेड लिटमस पेपर को।
यानी कि लाल रंग का जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू कलर में यानी कि नीले रंग में बदल देते हैं। लाल लिटमस पेपर अगर आपने लिया है उसको ये क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अच्छा भाई, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करते हैं। अगर आप इनको देखें तो ये पानी में घुलकर आयन देते हैं, और आयन दे दिया है इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनके पास H प्लस आयन है उनको ये न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमें बेसिस की याद रखनी। पहला हमने क्या देखा, जितने भी मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हैं वो सब बेसिस होता है। बेसिस वो कंपाउंड है जो वाटर में डिजोल्व होकर OH माइनस आयन प्रोवाइड कराते हैं। पानी में जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं वो एल्कलाइन कहलाते हैं। स्वाद टेस्ट में बिटर है यानी कि कड़वे होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर के रेड लिटमस पेपर की अगर बात करें तो ये उसे ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्ट की तरह बिहेव करते हैं और करंट को फ्लो करा देते हैं आसानी से। अच्छा भाई, बेसिस के एग्जांपल अगर पूछे जाए तो आपके पास जितने भी सोप आप देखते हो, मार्केट में जितने भी साबुन आते हैं, जितने भी डिटर्जेंट आते हैं, वो सारे के सारे बेस होते हैं। जितने भी तरह के सोप आ रहे हैं, हैंड वॉश आ रहे हैं, एंटी एसिड आ रहे हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, क्लीनिंग सब्सटेंसेस, वो सारे के सारे बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। बेसिस की एक और बढ़िया सी प्रॉपर्टी है कि वो स्लिपरी होते हैं। उनको अगर आप अपने हाथों में पकड़ोगे तो वो स्लिप करेंगे आपके हाथों पे, स्लिपरी नेचर के होते हैं जितने भी क्षार होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की। जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एसिड पढ़े थे उनको डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो भाई 3 टाइप के बेसिस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस भी आपके वही होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वही चीज है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए, और वीक वो है जो पानी में पूरी तरह से ना घुले। तो सबसे पहला बेस जो हम लेते हैं वो है आपका NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये पानी में घुलकर कंप्लीटली OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से ये आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। अच्छा भाई, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं भाई। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, यानी कि ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मॉइस्चर नमी को अवशोषित करता है। ओके भाई, अच्छा यूजेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। पीईटी का एडमिट कार्ड पता नहीं भाई, अभी तो कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। अब आने के चांसेस हैं, देखो कब आ जाए, अभी कुछ फिक्स नहीं है उसका। ठीक है, अभी तो टीचिंग एग्जाम ही करा रहे हैं, तो उसके बाद ही देखेंगे जो होगा। चलो, तो NaOH हमने देखा सबसे पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और OH माइनस आयन देता है। अच्छा भाई, उसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है। व्हाइट कलर का होता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में।
साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बनाने में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ यूज करते हैं इसको? इसको यूज करते हैं हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो साबुन बनाता है, ये साबुन कौन सा होता है? ये हार्ड सोप होता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट याद रखिएगा। हार्ड सोप बनाता है, सॉफ्ट साबुन नहीं बनाता। हार्ड सोप वो होते हैं जो कपड़े धुलने के काम आते हैं। ठीक है, कपड़े धुलने के काम आने वाले जितने भी साबुन हैं वो इससे बनाए जाते हैं। सॉफ्ट सोप जिससे आप नहाते हैं वो सोप इससे नहीं बनाया जाता। वो किससे बनाते हैं? वो सेकेंड टाइप के बेस से बनाते हैं, जो कि है आपका KOH। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका सेकेंड टाइप का बेस होता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है? रीजन आपको पता ही है कि ये पानी में घुलकर कंप्लीटली OH माइनस आयन देता है। तो कंप्लीट रूप से OH माइनस आयन देता है, इसीलिए आपका इस तरह से काम करता है। अच्छा भाई, दूसरे पे आता है। दूसरा नाम इसका क्या है? अनदर नेम है इसका कास्टिक पोटाश। इसको हम लोग कास्टिक पोटाश के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं पोटेशिया। पोटेशिया के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका एक और नाम होता है पोटास लाए। तो ये तीन नाम इसके चलते हैं। मोस्टली कास्टिक पोटास इसका नाम ज्यादा फेमस है, वही एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। यूजेस की बात करें तो यूजेस में इसका सबसे बड़ा यूज जो आपको बताया हमने, सॉफ्ट सोप बनाने में। मृदु साबुन जो बनाए जाते हैं, जो नहाने में यूज किए जाते हैं, वो बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, लिक्विड सोप बनाने में। लिक्विड सोप का मतलब जितने भी आप देखते हो हैंड वॉशेस, जो हैंड वॉश आ रहे हैं आजकल मार्केट में, डेटॉल का, लाइफ बॉय का, ये सारे के सारे जो हैंड वॉश आ रहे हैं मार्केट में वो इसी से बनाए जाते हैं, है ना। लिक्विड सोप भी इसी के बनाए जाते हैं, KOH के। उसके बाद तीसरा, थर्ड है इसका यूज फूड थिकनर के रूप में। फूड थिकनर यानी कि सब खाना जो होता है, फूड जो है उसको थिक करने में, गाढ़ा करने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। KOH आपका उसी में आता है। यहां से क्वेश्चन इतने ही बन सकते हैं, बाकी कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। इसके बाद थर्ड आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट बेस, वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वही आपके पेपर में पूछा जाता है। इसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से आपको याद रखना है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, स्लेक लाइम। लाइम वाटर या स्लेक लाइम यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। यानी कि वो जो सफेद वाले पेंट होता है, पुताई होती है, वो करने में आप इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट आता है। अगला आता है, अच्छा ये भी स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये भी आपका स्ट्रांग बेस होता है। ओके, लेकिन जो चौथा बेस है वो आपका वीक बेस होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये एक वीक बेस होता है, पहले बात तो ये याद रखना, क्योंकि ये पूरी तरह से OH माइनस आयन नहीं देता, वीक बेस होता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग एंटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता है एंटासिड, तो इसका मतलब होता है एंटी एसिड, यानी कि अम्ल का विरोधी। एंटी एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो यूज है वो एंटी एसिड के रूप में कहाँ करते हैं भाई? तो सबसे पहला पॉइंट है जब आपको इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन यानी कि अपच, जब आपके स्टमक में एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है भाई? एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए ही आप यूज करते हैं क्या? एंटी एसिड, जैसे इनो हो गया, डाइजीन हो गया, वो सारे के सारे। तो वो जो यूज किए जाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसका प्रयोग करके आप एसिडिटी लेवल को कम कर देते हैं। इसका प्रयोग करके क्या होता है? एसिडिटी लेवल डिक्रीज हो जाता है, ये इसका काम होता है सिंपल सा। ये आपको एक मिनरल से प्राप्त होता है और उस मिनरल का नाम है ब्रूसाइट, उससे ये प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, बस यही 4 टाइप के आपके बेसिस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकता है, इन्हें ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ट्रिक क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन आपको सिंपल सी एक लाइन याद रखनी। एक्चुअल में हुआ क्या कि आप देख सकते हो कि एसिड और बेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो होती नहीं है, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो जब इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है तो इनको डिफाइन करने के लिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाने के लिए एरहेनियस सर ने कहा कि नहीं हम डेफिनेशन बनाएंगे, तो उन्होंने डेफिनेशन बना दी अम्ल की और क्षार की। इसमें कुछ नया नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हो, बस उसको ही उठाकर इन्होंने अपनी डेफिनेशन बना ली है बस। जैसे एरहेनियस के अम्ल किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एरहेनियस के अम्ल और एरहेनियस के क्षार क्या होते हैं। तो एरहेनियस सर ने कहा था कि अम्ल उसे कहा जाता है जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देता है या फिर H3O प्लस आयन देता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो पहले ही, बस यहाँ पे इसको एक डेफिनेशन के तौर पे कहा गया है। और एरहेनियस ने कहा क्षार वो होते हैं जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो आज। तो इस प्रॉपर्टी को ही इन्होंने अपनी डेफिनेशन बना लिया। तो एरहेनियस के अम्ल वो होते हैं जो पानी में घुलकर या तो H प्लस आयन देते हैं या तो H3O प्लस देते हैं, और एरहेनियस के क्षार वो होते हैं जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। बस इतनी सी बात एरहेनियस ने बताई थी, बाकी एग्जाम्पल तो आप लोग जानते ही हैं अम्ल के और क्षार के, ये एरहेनियस के थे। ऐसे ही ब्रॉन्स्टेड सर ने भी कहा, ब्रॉन्स्टेड ने कहा हम भी डेफिनेशन देंगे, उसने कहा ठीक है सर आप भी दे दो। इन्होंने थोड़ा सा अलग डेफिनेशन, थोड़ा सा अलग, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं किया। इन्होंने कहा अम्ल वो होते हैं जो H प्लस आयन का दान करते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं H प्लस आयन, और क्षार वो होते हैं जो H प्लस आयन के ग्राही होते हैं, यानी कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ब्राउनस्टेड ने कहा कि जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा वही आपका क्या होगा? अम्ल कहलाएगा, और जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा वही आपका क्षार कहलाएगा। बस इतनी सी बात ब्राउनस्टेड सर ने बताई थी और यही आपकी डेफिनेशन बनती है। यहाँ पर इतना सा पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के चलना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं टेस्ट, यानी कि सॉरी फिजिकल टेस्ट के। फिजिकल टेस्ट यानी कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक आप तरीके से क्या कर रहे हैं? पहचानने जा रहे हैं कि कोई दिया गया कंपाउंड अम्ल है या क्षार है। तो टेस्ट कैसे करेंगे?
आपको सिंपल सी बात पता है, मान लो कि अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, एक ऐसा यौगिक जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और आज से पूछा जाए कि भैया बताओ ये अम्ल है या क्षार, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उसे टेस्ट करिए, टेस्ट का मतलब उसको अपनी माउथ में डालिए और टेस्ट करके बताइए, अगर खट्टा लग रहा है तो अम्ल, अगर कड़वा लग रहा है तो क्षार। लेकिन ये आप कुछ ही अम्ल या क्षार के साथ कर सकते हैं, सभी के साथ नहीं, क्योंकि पता चला स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और पता चला डाल लिया तो वो आपके जीवन का अंतिम टेस्ट हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते सभी के साथ। इसलिए हमने क्या किए, कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, जो अम्ल या क्षार का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? अपना कलर बदल के। जब आप अम्लीय या क्षारीय विलयन में, एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में इनको डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज करके ही हमें पता चल जाता है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस है। ठीक है, इस तरह से पहचान होती है इसकी। तो चलो भाई देखते हैं कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल टेस्ट के। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, पेपर में बहुत आता है, वो है लिटमस। लिटमस, अगर लिटमस की बात करें तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, पहली बात तो ये दिमाग में बैठा के चलो कि ये प्राकृतिक सूचक है। क्यों प्राकृतिक है? क्योंकि ये एक लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन नाम के प्लांट से ये प्राप्त होता है, इसीलिए नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा, अब ये करता क्या है? ये कलर चेंज करता है। अगर आप इसे उदासीन विलयन में डालोगे, अगर आप इसे उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आपको पर्पल कलर दे देता है। कौन सा कलर दे देता है भाई? पर्पल कलर आपको दे देता है। अच्छा, अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस पेपर है और आप उसे क्या डालते हो भाई, एक बेस में डालते हो, तो वो कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा हमेशा। याद करने का तरीका क्या है? बहुत आसान। यहाँ पर ई आया है लास्ट में, तो यहाँ पर भी वही सॉल्यूशन होगा जिसके लास्ट में ई होगा, और बेस के लास्ट में ई होता है, इसीलिए आप ऐसे याद करो कि यहाँ बेस आएगा। लेकिन अगर ब्लू कलर का ले लिया है और उसको आपने डाल के रेड कर दिया है, यहाँ पे डी आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर भी ऐसा सॉल्यूशन लो जो डी आए लास्ट में, तो एसिड। बस इतना सा याद रखना है। तो लाल को नीला कर देगा वो है क्षार, और नीले को लाल कर देगा वो है अम्ल। हमेशा याद रखना, कभी भी ये मत कह देना कि रेड वाला आपने एसिड में डाला तो ब्लू हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अम्ल की आदत है ब्लू को रेड करना, रेड को ब्लू नहीं कर सकता वो, क्योंकि रेड को ब्लू करने की आदत किसकी है? क्षार की है। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे बैठा देना दिमाग में। लिटमस प्राकृतिक इंडिकेटर है, लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। उदासीन विलयन में डालोगे तो पर्पल कलर देगा। लाल रंग वाला अगर विलयन में डाला और वो नीला हो गया तो समझ जाओ वो क्षारीय सॉल्यूशन है, यानी कि क्षारीय विलयन है। लेकिन अगर नीले रंग का डाला और वो लाल हो गया तो मतलब वो अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना। अच्छा भाई, लिटमस के बाद दूसरा इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की अगर बात की जाए तो भाई ये जो इंडिकेटर होता है ना, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में यानी कि उदासीन विलयन में अगर डालोगे तो आपको ऑरेंज कलर ही देगा, ऑरेंज कलर ही आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि नारंगी कलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे अम्ल में डाल दोगे, एसिड में, तो ये लाल रंग में बदल जाता है, ये आपको लाल रंग दे देता है। लेकिन अगर आप इसे क्षार में डालोगे यानी कि बेस में, तो ये आपको पीला रंग दे देगा, यानी कि येलो कलर प्रोवाइड करा देता है। ठीक है भाई, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो उदासीन विलयन में ऑरेंज कलर देता है, एसिड में डालने पर लाल रंग, और क्षार में डालने पर नीला पीला रंग, सॉरी येलो कलर आपको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद तीसरा इंडिकेटर आता है
फिनोल्फथलीन जो है ये भी आपका एक इंडिकेटर होता है जो कि उदासीन विलयन में रंगहीन होता है। अगर आप इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कलरलेस। अगर आप इसे अम्ल में डालेंगे तो भी ये क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा, कलरलेस। लेकिन अगर आप इसे क्षार में डाल देंगे बेस में तो ये आपको कैसा कलर दे देगा भाई, पिंक कलर आपको प्रोवाइड करा देगा, गुलाबी रंग आपको यहाँ पे दे देगा। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, पिंक कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है टर्मरिक यानी कि हल्दी। अगर हल्दी की बात की जाए तो हल्दी भी आपका एक प्राकृतिक सूचक होता है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये भी नेचुरली प्राप्त होता है। हल्दी में अगर बात करें तो हल्दी का जो कलर होता है वो आप सबको पता है, येलो कलर होता है, यानी कि हल्दी का रंग पीला होता है। अब हल्दी को अगर आप उदासीन विलयन में डालेंगे, मींस न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये आपको येलो कलर ही देती है और कोई कलर नहीं देती। आप इसे एसिड में डाल दें, एसिडिक सॉल्यूशन में यानी कि अम्ल में डाल दें, तो भी ये आपको येलो कलर ही देगा और कोई कलर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे बेस में डालते हैं, क्षार में, तो ये आपको क्या देगा, डार्क रेड कलर दे देगा, यानी कि गाढ़ा लाल रंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो हल्दी भी आपका एक बढ़िया सा इंडिकेटर होती है। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आपके कपड़े में हल्दी लग जाए गलती से, तो आपके कपड़े में जब कभी भी हल्दी लग जाएगी तो आप जब उसे साबुन से धुलने जाएंगे तो साबुन क्या होता है, क्षार होता है, तो जैसे ही आप उसे साबुन से धुलेंगे तो वो रेड कलर में साफ होता है, आपने देखा होगा। तो वो हल्दी का इंडिकेशन है, यानी कि वो आपका क्षार है, इसी से जैसे साबुन वो लाल रंग दिखाता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं हल्दी के, जैसे कि हल्दी को चूने में मिलाइए, तो जो टीका बनाया जाता है ना त्योहारों में लगाने के लिए, रक्षाबंधन वगैरह में गर्ल्स बनाती हैं घर पे, तो आपने देखा होगा कि वो चूना लेती हैं, हल्का सा चूने में हल्दी मिला देती हैं, और चूने में हल्दी मिला दो तो डार्क रेड कलर का बन जाता है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि चूना एक क्षार है, बेस है, और आपने उसमें मिला दिया है तो टर्मरिक आपका वहां पे तैयार हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको अच्छे से याद रखना है। यहां तक क्लियर भाई? कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? इंडिकेटर्स जितने भी हमने बताया सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इंडिकेटर्स के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि सार्वभौमिक सूचक। अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो एक ही इंडिकेटर अच्छे से डिफाइन कर देगा एसिड को भी और बेस को भी। पीछे जो इंडिकेटर पढ़ के उसमें कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता है कि एसिड है या बेस है, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो कलर ही नहीं चेंज करते, कुछ अलग है। तो उसको उन सब चीजों से अलग हम बनाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि है आपका पीएच स्केल। ये बहुत अच्छे से बता देता है कि कोई भी दिया गया विलयन या सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे बताता है, यूपीएच स्केल को थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में। अगर पीएच स्केल की बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये दिया किसने था। तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने। सोरेनसन। अच्छा, सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया था। ये बिल्कुल स्केल है जैसे आपके घरों में स्केल आता है ना लंबाई नापने वाला, बिल्कुल वैसा ही स्केल है, जिसमें उन्होंने नंबरिंग करी 0 से लेकर 14 तक और मिड में रखा 7 नंबर। जिसका पीएच वैल्यू 7 आता है
वो होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, न्यूट्रल। जिसका पीएच वैल्यू 7 के ऊपर है, यानी कि पीएच नंबर अगर किसी का 7 से अबव है तो वो हो जाता है बेसिक, यानी कि क्षारीय। ठीक है भाई। और जिसका पीएच 14 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। लेकिन अगर आपका पीएच वैल्यू 7 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है। और जिसका पीएच 0 हो जाता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अच्छा भाई, ये बात आपको समझनी थी बेसिक। पीएच स्केल में ये पीएच वैल्यू निकालते कैसे हैं? पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये इसका फुल फॉर्म होता है। फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है लॉग बेस 10 1/h+ion। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के चलना है। तो ये पीएच का फॉर्मूला है जिससे हम पहचान जाते हैं कि पीएच कैसे निकालना होता है। और पीएच में वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। अगर आपका पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है। और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रहा है तो दिया गया सॉल्यूशन क्या है? क्षारीय है, यानी कि बेसिक होता है। ये दो पॉइंट आपको दिमाग में बिल्कुल बैठाल के रखने हैं। इस तरह से पीएच काम करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये पीएच वैल्यूज आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है भाई। कौन कौन सी देखते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। ब्लड आपका जो खून होता है उसका पीएच कितना होता है? इसके बाद दूसरा आता है लेमन। नींबू का पीएच कितना होता है? मिल्क। दूध का पीएच कितना होता है? वाटर। पानी का पीएच कितना होता है? ये चार तो आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। तो आपके अकॉर्डिंग ब्लड क्या है, अम्ल है या क्षार है? अगर जो भी है तो उसका पीएच कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, बताओ भाई। 7.35 से 7.45, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया विदुषी जी। तो ब्लड जो होता है वो आपका एक बेस होता है, यानी कि वो क्या होता है? क्षार होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू आती है वो आपकी 7.35 से 7.45 के बीच में लाई करती है। ठीक है। लेमन की बात करें, नींबू आपका एसिड होता है और इसका जो पीएच होता है वो आपका ऑलमोस्ट 2.4 के आसपास होता है। बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना, इस वजह से। मिल्क की बात करें तो मिल्क भी आपका एसिड होता है और उसका पीएच होता है 6.3 से लेकर 6.4 के बीच में होता है। ठीक है। तो ये आपका दूध है जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपको पहले ही हमने बताया था, उसका भी पीएच है। वाटर की अगर बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो उसका पीएच क्या होगा? और वही पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूं तो उसका पीएच क्या होगा, बताओ भाई। पीएच वैल्यू आपको बतानी है वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोलिए भैया। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे आप मान लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे मान लो पानी का पीएच कितना होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसी पानी को अगर गर्म कर दो तो उसका पीएच कितना हो जाएगा? बोलो भैया, आंसर क्या होगा यहाँ पर? पानी कैसा विलेयर है, एसिड है, बेस है?
या फिर वो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है पानी? बताओ भाई, आंसर नहीं आया। न्यूट्रल होता है पानी। पानी न्यूट्रल होता है। पीएच कितना होगा फिर? पानी अगर न्यूट्रल होता है तो पीएच कितना होगा? 7। तो पानी का पीएच होता है 7, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें तो पीएच में क्या कोई चेंज आएगा? यस और नो? नहीं आएगा। पानी के पीएच में कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं भैया। पानी का पीएच बदलेगा। पानी का पीएच जो है, जब उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो पानी का पीएच थोड़ा सा डाउन होकर हो सकता है 6.1 तक आ जाए, मैक्सिमम हो सकता है। तो थोड़ा सा पानी हाई टेम्परेचर पे कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे फिर से ठंडा कर लो तो फिर से वो एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे पानी जो है वो थोड़ा सा एसिड की तरह व्यवहार करता है। ये पॉइंट दिमाग में बैठा के रखना भाई, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। यहां तक आपका एसिड और बेस कंप्लीट है। फिर आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ए सॉरी, आगे पढ़ाएंगे सॉल्ट। तो पहले जल्दी से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं जितना पढ़ा है। हमने स्टार्ट किया यहाँ पर बेसिस यानी कि क्षार से। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि क्षार को पहचानने का शानदार तरीका क्या है कि अगर कोई भी मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड, या फिर कार्बोनेट आपको दिख जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो बेस है यानी कि क्षार होता है। अच्छा भाई, बेसिक प्रॉपर्टीज। क्षार उन यौगिकों को कहा गया है जो वाटर में डिजोल्व होकर OH माइनस आयन देता है। वाटर में जो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कलाइन कहा जाता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट की तरह व्यवहार करते हैं, और स्लिपरी नेचर के होते हैं, हाथों में फिसलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपके सोप, डिटर्जेंट, जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, एंटी एसिड आते हैं, वो सारे के सारे में बेसिस मिला हुआ होता है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की, जिसमें सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि OH माइनस आयन पूरी तरह से पानी में घोल देता है। इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, और ये व्हाइट कलर का सफेद सॉलिड होता है। ये नमी को अवशोषित कर लेता है आसानी से। यूज कहाँ करते हैं? हार्ड सोप यानी कि कपड़े धुलने वाले साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। हाँ, चलो, इसके अलावा इसका यूज कहाँ करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। उसके बाद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर में घुलकर OH माइनस आयन देता है कंप्लीटली। इसका दूसरा नाम पोटास एलम, पोटेशिया, या फिर पोटास लाए, या फिर कास्टिक पोटास, इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। यूज कहाँ करते हैं? सॉफ्ट सोप यानी कि मृदु साबुन बनाने में, जो आप नहाने में यूज करते हैं। लिक्विड सोप हैंड वॉशेस बनाने में, जिससे आपको रैशेस ना पड़े। और फूड को थिक करने में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा आता है COH पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। COH, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, सही है, चलो चलो ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, ये आपका क्या है? लाइम वाटर यानी कि स्लेक लाइम बेस को कहा जाता है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, व्हाइट वॉशिंग यानी कि पुताई वगैरह करने के काम आता है। इसके बाद हमने अगला देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंटी एसिड या एंट एसिड भी लिखा जाता है। ये अपच हो जाने पर, जब आपकी बॉडी में, स्टमक में HCl का लेवल बढ़ जाता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिडिटी लेवल, अम्ल की अम्लीयता बढ़ चुकी होती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? एंटी एसिड मिलाते हैं। जैसे कि डाइजीन लेते हैं, इनो लेते हैं, उनमें आपको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलता है, जो अम्ल की अम्लीयता को कम कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मिनरल से प्राप्त होता है, जिस मिनरल को ब्रूसाइट कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा,
फिर हमने आगे बात करी एरेनियस थ्योरी और ब्राउनस्टेड लॉ। एरेनियस सर ने एक डेफिनेशन दी, कहा कि जो यौगिक पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं वो एरेनियस के लिए अम्ल कहलाते हैं, और जो यौगिक पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं वो एरेनियस के क्षार कहलाते हैं। बस यही प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने डेफिनेशन बनाया था। इसके बाद ब्राउनस्टेड सर ने भी डेफिनेशन दी कि अम्ल वो यौगिक कहलाते हैं जो पानी में घुलकर H+ आयन का डोनेट करते हैं, और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं। बस इतना सा अंतर आपका ब्राउनस्टेड और एरेनियस की थ्योरी में होता है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट का मतलब है जिससे हम पहचान सकें कि दिया गया यौगिक जो हमें नहीं पता है कि अम्ल है या क्षार, उसकी पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए दो तरीके, एक तो आप टेस्ट करिए, दूसरा आप इंडिकेटर का यूज करिए। टेस्ट के लिए हम वीक वाले तो यूज कर सकते हैं कि स्वाद में कड़वा लग रहा है तो बेस है, और अगर खट्टा लग रहा है, बिटर के साथ साथ सोर है, तो वो आपका एसिड है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो वहां तो ऐसा नहीं कर सकते, तो स्ट्रॉन्ग के केस में हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में सबसे पहला आपका आता है कौन सा, लिटमस। लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक होता है जो कि लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। उदासीन विलयन में पर्पल कलर का होता है, लेकिन रेड कलर का डालो ब्लू हो जाए तो मतलब सॉल्यूशन बेस है, और ब्लू कलर का डालने पर रेड हो जाए तो मतलब सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। इस तरह से लिटमस पेपर काम करता है। फिर मिथाइल ऑरेंज दूसरा इंडिकेटर होता है जो उदासीन विलयन में ऑरेंज रहता है, अम्ल में लाल रंग में बदल जाता है, और क्षार में आपको पीला रंग आपको प्रोवाइड करा देता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज इस तरह से पहचान करता है। फिनोल्फथलीन में क्या होता है, फिनोल्फथलीन भी एक इंडिकेटर है। उदासीन होगा तो रंगहीन रहेगा, अम्ल है तो भी कलरलेस रहेगा, लेकिन क्षार में पिंक कलर आपको प्रोवाइड करा देता है। तो ये फिनोल्फथलीन से हम क्षार को पहचान सकते हैं। फिर टर्मरिक हल्दी प्राकृतिक सूचक ये भी है, येलो कलर का होता है, सभी में येलो रहेगा लेकिन बस बेस में मिलाने पर डार्क रेड कलर में बदल जाता है। तो ये आपको सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे समझ में आना है। इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर है। 7 नंबर जिसका होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले जितने भी हैं वो सब एसिड हैं, 7 के ऊपर वाला पीएच जिसका भी है वो सब बेस होता है। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की, जैसे ब्लड है वो कैसे है, उसका पीएच कितना है, लेमन का पीएच कितना है, मिल्क वाटर इन सब का पीएच कितना है। तो एसिड और बेस दोनों को एक साथ पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है आप क्या करें, इस पीएच स्केल का यूज करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट की। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े भाई सॉल्ट की तरफ। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, किसी को कोई समस्या नहीं है भाई? ओके, किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में। अगर सॉल्ट की बात करें तो यहां से आपके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। क्या सॉल्ट अगर पूछे तो बनता कैसे, बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई एसिड है, उसको आपने बेस से मिला दिया है, तो हमेशा एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो कि अगर आपके पास कोई अम्ल है और आपने उसको किसी क्षार के साथ मिला दिया तो वो हमेशा बनाएगा लवण और पानी। ये आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HCl में आप NaOH मिला दें तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बन गया, ये बन गया। इस अभिक्रिया को कहते क्या है, अम्ल और क्षार को मिलाकर उदासीन करने के लिए जो लवण बनता है उस अभिक्रिया को कहते हैं
उदासीनीकरण अभिक्रिया, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा भाई, अब यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन के सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। तो भाई आपको ये याद रखना है कि सॉल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं भाई? सबसे पहला टाइप होता है एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड सेकेंड होता है बेसिक सॉल्ट। और थर्ड न्यूट्रल सॉल्ट। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है? बहुत आसान। अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट वहां पे बनता है जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है। जैसे यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मिलके बनाया ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल है। मतलब ये आपको क्या है, न्यूट्रल मिलेगा, क्योंकि हाई जो अम्ल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्षार जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। यही आपका उदासीन सॉल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ये सॉल्ट आपके घरों में यूज होता है, खाने में आप लोग यूज करते हैं, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं। ठीक है भाई। लेकिन एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बेस वीक होता है। ठीक है, उसे कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट सॉरी। और बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला होता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या? बेसिक सॉल्ट। आपसे पूछा तो ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अम्लीय लवण जो होते हैं उनमें एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बेसिक जो होंगे उसमें क्षार स्ट्रॉन्ग होगा, और न्यूट्रल में दोनों ही समान होंगे। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं पढ़ना। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटू सा क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर करो भाई। दोनों वीक नहीं होंगे, ना 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 ना। इनमें से कौन एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है भाई। एंटी एसिड के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, अभी अभी बता के आए भैया आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटी एसिड के रूप में क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बिल्कुल सही। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप प्रयोग करते हैं। बस सिंपल सा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा के चलना। यहाँ पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी, जिसमें से आपको जो जरूर से जरूर पढ़ के जाने वो मैं आप में स्टार लगा देता हूँ, जिन्हें आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। उनके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, वो स्टार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आपको। ठीक है, ज्यादातर तो आपको आते होंगे, जो नहीं आता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है।
ठीक है। बाकी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं वो हिंदी में देख लें। हिंदी में भी हमने कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, देख सकते हैं। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक बार दो बार रिवाइज जरूर करिएगा अच्छे से, सभी फॉर्मूले आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनमें से सभी हमने इंपॉर्टेंट दिए। बाकी पीएच स्केल की हमने पूरा स्केल दे दिया है आपको कि किसका पीएच कितना होता है। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा के चलिएगा कि किसका पीएच कितना होता है। जैसे लिक्विड ड्रेन क्लीनर, ब्लीचिंग पाउडर, अमोनिया, बेकिंग सोडा, इन सबका पीएच वगैरह आपको दे दिया। ठीक है भाई, ओके। इतना आपको सिर्फ पढ़ लेना, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पड़ता। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बाकी आपका ये कंप्लीट हो गया है। यहीं पर आप घर पे एक बार रिवाइज करिएगा। एसिड बेस सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा है। अम्ल क्षार और लवण जरूर पढ़िएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, आप अच्छे से इतना तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो चलो भाई, अगर कोई डाउट नहीं है तो सेशन को करते हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे कुछ नया, और वहां सिखाएंगे आपको कुछ और लॉजिकल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।